हेलो गाइस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एफएम में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। क्या नाम है? कैपिटल बजटिंग। ठीक है। तो पहले हम आपको एक तो बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास दो टाइप का एक्सपेंसेस होता है। क्या जानते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हम लोग का दो तरीका का होता है। एक रेवेन्यू नेचर का होता है और एक कैपिटल नेचर का होता है। करेक्ट ना? हम लोग का दो तरीका का एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। करेक्ट। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम लोग का डे टू डे हम लोग का जो भी डे टू डे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स जो हम लोग का डे टू डे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंस करते हैं वो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और हम लोग का कोई भी अगर हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब समझ लीजिए हम लोग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स करते हैं। क्या? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स करते हैं, तो वो हम लोग का हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो कैपिटल बजटिंग हम लोग का नाम से ही क्या सिग्निफाई करता है कि ये कौन सा एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए बताइए। हाँ करेक्ट, मतलब बहुत इजी सा आंसर था ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग का जो कैपिटल बजटिंग है ये हम लोग का पूरा पूरा क्या चीज से लिंक्ड है? कैपिटल से लिंक्ड है। हम लोग का रेवेन्यू नेचर का हम लोग कुछ भी हम लोग इग्नोर करते हुए चले। ठीक है। तो अब कैपिटल से लिंक्ड है, क्या लिंक्ड है? कैपिटल बजटिंग क्या होता है? हम लोग कैपिटल बजटिंग होता है कि अब हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है? बताइए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है? करेक्ट, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? हम लोग का जितना भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, जितना भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो भी लॉन्ग टर्म, तो जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है उसको इवैल्यूएट क्या? उसको इवैल्यूएट करने का तरीका को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्या बोले हम? कि जितना भी हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है उसको इवैल्यूएट करने का तरीका को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। हम आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल का बजट बनाना। ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो भी होता है इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कोई भी हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका बुकिश लैंग्वेज में पढ़े तो इसमें लिखा हुआ रहेगा आप लोग का इंस्टीट्यूट मैट में कि इट इज अ डिसीजन रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा रहेगा? इट इज अ डिसीजन। क्या? इट इज अ डिसीजन। इट इज अ डिसीजन क्या है? इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे ऑब्वियसली। तो इट इज अ डिसीजन रिगार्डिंग क्या? इट इज अ डिसीजन रिगार्डिंग क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स क्या चीज में? फिक्स्ड एसेट्स में। समझ में आया? तो ये बेसिक सा चीज हो जाता है हम लोग का कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। अब देखो हम लोग सीधा जंप करते हैं चैप्टर में। इसका थ्योरी पार्ट जो है हम लोग आखिरी में एक बार पढ़ेंगे ना तो हम लोग को सब समझ में आ जाएगा। एक वंस हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए, हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन कर लिए, तो उसके बाद थ्योरी एकदम फटाक से हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए अब फिनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए हम आपको बताते हैं। हम लोग को ना इतना भारी भरकम वर्ड सब नहीं आता। इतना भारी भरकम वर्ड मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिर और क्या क्या होता है, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इतना भारी भारी शब्द हम लोग को नहीं आता। ठीक है। हम लोग को बेसिक धंधा करना आता है भाई। क्या आता है? हम लोग को बेसिक बिजनेस करना आता है। ठीक है। हम लोग को बेसिक बिजनेस करना आता है और ये सब सिर्फ भारी भारी वर्ड सब है। हम आपको बेसिक बिजनेस सिखाएंगे ना तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग इतना हेडेक पाल के नहीं चलेंगे कि भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग,
ये सब क्या होता है, अपने को मतलब नहीं, अपने को बस बेसिक बिजनेस करना आना चाहिए। बिजनेस करना मतलब क्या, पैसा आता है पैसा जाता है बस। तो अगर हम लोग के पास ज़्यादा पैसा आया तो प्रॉफिट होगी, और हम लोग के पास जितना पैसा आया उससे ज़्यादा चल गया तो नुकसान हो गया, बस बात खत्म। तो अपने को बेसिक देखना है कि भाई कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। पैसा आ रहा है जा रहा है मतलब कैश फ्लो। क्या, कैश फ्लो। कि कैश फ्लो क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है कैश आउटफ्लो हो रहा है, बस। तो मतलब कितना कैश इनफ्लो हो रहा है कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इससे पहला चीज हम लोग को क्या समझ में आया, इससे हम लोग को पहला चीज ये समझ में आया कि हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना हमेशा से क्या चीज से मतलब होगा, कैश फ्लो से। क्या चीज से, कैश फ्लो से। हम लोग को हमेशा हमेशा कैश फ्लो से मतलब होगा। हम लोग को कभी प्रॉफिट से मतलब नहीं होगा, या कोई भी अदर टर्म आ जाए हम लोग को मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो आप लोगों को भी बहुत अच्छा से पता है कि कौन सा कंपनी कितना अपना ओरिजिनल प्रॉफिट दिखाता है कितना नहीं दिखाता है। तो प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब जितना पैसा आया जितना पैसा गया वो तो हम लोग रिकॉर्ड करते ही है ना, उसको कैसे मैनिपुलेट कर लेंगे। तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा दिक्कत वाला बात है। तो इसीलिए हम लोग जहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग कैश फ्लो यूज़ करेंगे। हम लोग जहाँ भी अपना डेटा में यूज़ करेंगे कैश फ्लो यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि कहीं भी हम लोग यूज़ करेंगे तो कैश फ्लो यूज़ करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आया कि जहाँ हम लोग यूज़ करना है कैश फ्लो यूज़ करना है। दूसरा हम आपको बता देते हैं कि टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि अपने को नगद नारायण, नगद नारायण से मतलब है। दूसरा चीज हम आपको बता देते हैं टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का सब्जेक्ट में। मतलब हम लोग का सब्जेक्ट में मतलब क्या, मतलब डिसीजन लेने में बिजनेस में टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलो आज क्या है, ये हम लोग टाइमलाइन ले लेते हैं। ठीक है। आज क्या है, आज को हम लोग हमेशा ईयर जीरो से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, ईयर जीरो से, वाई जीरो से। वाई जीरो से हम लोग हमेशा वाई जीरो से डिनोट करते हैं। और हम लोग मान लेते हैं, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आज का दिन में वाई जीरो में हम आपको 100 रुपये दिए, या हम आपसे 100 रुपये लिए, छोड़िए हम आपसे 100 रुपये लिए, ये 100 रुपये हम आपसे पैसा लोन लिए। ठीक है, आज का दिन में। और हम बोलेंगे हम एक साल बाद ईयर वन में क्या करेंगे ना, हम आपको 100 रुपये लौटा देंगे। खत्म। आप मान जाएंगे क्या ट्रांजेक्शन के लिए, बताइए। आप अग्री करेंगे कि हाँ चलेगा, आज आप मेरे से हम लोग से 100 रुपये लीजिए, एक साल बाद आप लोग को 100 रुपये दे दीजिएगा, किस्सा खत्म। बोलिए आप मानेंगे क्या, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए चैट में। नहीं मानेंगे ना, क्यों? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग। कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है ये चीज 100 रुपये अगर हम आज लिए होते और आपको बोलते हैं हम कल के कल दे देंगे 100 रुपया, तो हो सकता है आप मान लेते, मान जाते, हो सकता है, उसमें भी श्योर नहीं है, हो सकता है। लेकिन आप एक साल बाद मानेंगे क्या, नहीं। क्यों? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टाइमिंग। अभी हम कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे, अभी हम कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे आपको, हम आपको एक बेसिक बात बता रहे हैं कि हम लोग धंधा में हम लोग के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अभी कोई टर्म में कहीं का कुछ नहीं घुसे, कुछ नहीं घुसे। हम बस आपको बता रहे हैं कि हम लोग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैश फ्लो, कितना रोकड़ा आया है कितना रोकड़ा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है, टाइमिंग। क्या होता है, टाइमिंग। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दे दिए सीधा सा, आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, टाइमिंग की वजह से। ठीक है। अब इसका अंदर भी हम लोग डीप जाएंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग डीप जाएंगे। चलिए हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सी एस एग्जीक्यूटिव और सी ए प्रोफेशनल वाला स्टूडेंट में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? टाइमिंग का डिफरेंस होता है और नॉलेज का भी डिफरेंस होता है। ठीक है। तो बेसिक चीज टाइमिंग का डिफरेंस होता है, नॉलेज का डिफरेंस होता है। वैसे यहाँ पर भी टाइमिंग में हम लोग और पढ़ेंगे कि आज का 100 रुपया एक साल बाद का 100 रुपया के बराबर क्यों नहीं है, वो भी हम लोग जानेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप ये चीज़, दो चीज़ समझिए कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो और टाइमिंग। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए टाइमिंग डिफरेंस जो है ना, ये हम लोग अब क्या देखते हैं कि अपने को ना आज हम लोग 100 रुपया एफडी में डालते हैं। मतलब हम लोग ईयर जीरो में 100 रुपया अगर एफडी में डालते तो हम लोग का ईयर वन में, हम लोग को अगर एफडी में भी डालेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 5%। तो हम लोग का आज का 100 रुपया उस दिन एक साल बाद कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम।
हम लोग मान के चल रहे हैं कि एफडी का इंटरेस्ट रेट 5% है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो ही रहा है, इतना तो हम लोग का पैसा बढ़ ही रहा है, समझ रहे हैं आप, इतना का हम लोग का पैसा बढ़ ही रहा है। तो आप मेरे को पैसा क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि हम तो आज 100 रुपया ले रहे हैं, एक साल बाद भी आपको 100 रुपया ही देंगे, तो आप नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है, आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 5% तो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, कम से कम, समझ रहे हैं आप, आपको 5% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि आपको 5% तो मिलना ही चाहिए, समझ रहे। तो यही अगर हम आपको बोलते कि आज आप मेरे को 100 रुपये दे दीजिए, हम आपको एक साल बाद 105 रुपये देंगे, तो हो सकता है आप मान जाते, लेकिन 100 रुपये के लिए तो आप कतई नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखो, अब देखिए, एक चीज मेरे को बताइए, आज का 100 रुपया एक साल बाद का 105 रुपया के बराबर है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ है, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करेगा। क्या? ये डिपेंड करेगा कि आज का 100 रुपया एक साल बाद का 105 रुपया के बराबर है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। क्या चीज में डिपेंड करेगा? आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में डिपेंड करेगा। आपका एक्सपेक्टेड रेट, अगर आप सोच रहे थे कि 5% इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग ओके है, तो हम लोग ओके है। तो आज का 100 रुपया में अगर हम लोग 5% इंटरेस्ट जोड़े तो 5 रुपया होता है, तो आपको ईयर एंड में 105 मिल रहा है, तो आप ओके है, तो आप मान जाएंगे ये प्रोजेक्ट लेने के लिए कि ठीक है, हम लोग को चलेगा भाई। समझ आ रहा है? सब चीज जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आज मेरे को 100 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अब सुनिए, आज का 100 रुपया को हम लोग 105 रुपया से, एक साल बाद का 105 रुपया से कंपेयर कर सकते हैं क्या? बताइए, हम लोग आज का 100 रुपया को एक साल बाद का 105 रुपया से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट, क्योंकि हम लोग का जो भी कंपैरिजन होता है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। हम लोग आज का चीज को एक साल बाद का चीज से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। हम लोग को जो एक साल बाद का चीज है, हम लोग को जो एक साल बाद का चीज है, उसको हम लोग को आज का रेट में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज का रेट में लाना पड़ेगा। आज का रेट में लाना पड़ेगा मतलब कि ये 105 रुपया का, ये 105 रुपया का आज का रेट में क्या वैल्यू है? एक सेकंड रुकिए। तो ये जो 105 रुपया है, इसको हम लोग को आज का एक साल पहले का मतलब y0 में लाना पड़ेगा कि आज इसका कितना वैल्यू है। तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर y0 में हम लोग खड़े, ये y1 है, आप यहाँ पर 100 रुपया लैंड किए, ठीक है। आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 5%, फॉर एग्जांपल 5%, और आपको बोल रहा है कि एक साल बाद आपको 106 रुपया मिलेगा, तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। तो हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे? हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग को इसको पूरा को 106 को y0 में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? डिस्काउंट करके। कैसे लाएंगे? डिस्काउंट करके। तो देखिए, अब इसको हम लोग को कैसे पता करना पड़ेगा? ये जो हम लोग का y1 में 106 रुपया है, ये y1 में 106 रुपया जो है, हम लोग को इसको आज का डेट में इसका क्या वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम लोग का y1 में जो 106 रुपया है, इसका आज का डेट में जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। फिर आज का डेट से हम लोग दोनों पैसा को कंपेयर करेंगे। आज का डेट में हम लोग दोनों पैसा को कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को ठीक रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ये जो 106 है इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्काउंट। ठीक है, चलो तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग डिस्काउंट, हम लोग आपको सिखाते हैं। कैलकुलेटर लीजिए अपना, देखिए कैलकुलेटर लेंगे आप अपना। तो ये जो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 5%। अपना जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 5% है, तो आप 5 डिवाइडेड बाय 100 करिए। क्या आ गया? 0.05। इसमें आप +1 करिए तो आ जाएगा आपका 1.05। अब आप इसको डिवाइड इज इक्वल्स टू दबाएंगे,
डिवाइड इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो हम लोग उसको लेंगे। क्या आ गया यहाँ पर? हम लोग का आ गया 0.95238 आया। तो हम लोग 4 डिजिट लेते हैं, तो इसको 38 को मिटा के हम लोग 4 कर देते हैं। यहाँ पर 38 को मिटा के हम लोग 4 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को 4 डिजिट चाहिए होता है। तो अब ये जो कैश फ्लो हो रहा है ना 1 साल बाद, इसको हम लोग ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कि इसका y0 में क्या वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो चलिए, तो 106 इंटू 0.9524, तो ये आ गया 100.95। तो आज का डेट में जो हम लोग दे रहे हैं उसका वैल्यू 100 है, और जो हम लोग को मिल रहा है उसका वैल्यू 100.95 है। तो बोलिए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। ऑब्वियसली करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो क्यों? क्योंकि आज का डेट के अगर हम लोग सब चीज आज का डेट में लाके कंपेयर करें, हम लोग सब चीज आज का डेट में लाके कंपेयर करें, तो हम लोग का कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है 100, लेकिन कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? 100.95। तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलिए। इतना जितना अभी बताया इतना समझ में आया? बोलिए। आया ना? तो बस परफेक्ट है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग को सब चीज़ समझ में आता जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हम आपको टाइम देंगे पूछने का, आप मेरे से बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ईयर्स ऑफ कैश फ्लो इन्वॉल्व रहेगा। अभी जो हम लोग का एग्जाम्पल था वो तो एकदम पिद्दी सा एग्जाम्पल था, छोटा सा, ठीक है। अभी हम लोग का मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग बना देते हैं, ये हम लोग का y0, ये हम लोग का y1, ये हम लोग का है y2, और ये हम लोग का y3, ठीक है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो आज का डेट में हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का कैश आउटफ्लो हुआ था 500 रुपये का। फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो हुआ, ये सब जो भी है कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो यहाँ पर 700 रुपये का और यहाँ 300 रुपये का, ठीक है। तो अब ये टोटल हम लोग को प्रोजेक्ट का डिटेल दिया हुआ है कि आज का डेट में पहला दिन, ईयर 0, पहला दिन मतलब आज का दिन में मतलब ईयर 0 में हम लोग का कैश आउटफ्लो हो रहा है 500 रुपये का। कितना का? 500 रुपये का। कैश इनफ्लो हो रहा है 100 रुपये का ईयर 1 में। ईयर 2 में कैश इनफ्लो हो रहा है 700 रुपये का, और ईयर 3 में कैश इनफ्लो हो रहा है 300 रुपये का, ठीक है। तो अब हम लोग का इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हम लोग का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो सॉरी 10%। तो अब हम लोग को जानना है कि हम लोग के लिए जो प्रोजेक्ट है ये फीजेबल है कि नहीं, मतलब हम लोग को ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी वैल्यू है ये कंपेरेबल है क्या? ये वैल्यू कंपेरेबल है क्या? ये ईयर 1 ईयर 0 का डेटा है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये तो चारों अलग अलग साल का डेटा है। तो ये कंपेरेबल है क्या? नहीं, कंपेरेबल नहीं है। तो ये सारा डेटा जितना भी दिया है हम लोग इसको एक डेट में लाएंगे। क्या लाएंगे? एक डेट में। एक डेट मतलब आज का डेट में लाएंगे। क्या लाएंगे? आज का डेट मतलब ईयर 0। तो ये देखो, ये जो 500 है ये तो ईयर आज का ही है, तो कैश आउटफ्लो 500 का, आज का वैल्यू भी 500 ही रहेगा, करेक्ट। अब ये जो ईयर 1 का 100 है इसको हम लोग डिस्काउंट करके ईयर 0 में लाएंगे। तो कैश इनफ्लो जो ईयर 1 का है उसको डिस्काउंट करेंगे हम लोग। अब डिस्काउंट करने का हम लोग क्या तरीका सीखे, हम लोग कैसे करते हैं? रेट जो है डिवाइड बाय 100, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1.1 आया। अब हम लोग करेंगे डिवाइड इज इक्वल्स टू, इसके बाद हम लोग दबाएंगे अपना कैलकुलेटर में डिवाइड और इज इक्वल्स टू। तो हम लोग का एक बार इज इक्वल्स टू दबाए तो हम लोग का पहला साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, दैट इज 9090। तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 0.9091 लिख देते हैं, ठीक है। अब ईयर 2 का, क्या हो जाएगा? 700 इंटू, इसको हम लोग एक और बार इजिकल टू दबा देंगे, मतलब 2 बार इजिकल टू दबा देंगे, तो हम लोग का सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.8264। ईयर 3 का 300 इंटू, एक और बार इजिकल टू दबाएंगे अगर, तो हम लोग को ईयर 3 का मिल जाएगा 0.7513। तो हम लोग इसको इंटू करते हैं 0.9091 90.91
0.8264 इंटू 700, ये हो जाएगा 578.48, 0.7513 इंटू 300, तो 225.39। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, एक साल बाद का जो 100 रुपया है, अगर हम लोग का डिजायर्ड रेट 10% है, तो एक साल का बाद का 100 रुपया का आज का डेट में कितना रुपया का वैल्यू है, 90.91। ऐसे ही 2 साल बाद का 700 रुपया का कितना वैल्यू है, 578.48, और 3 साल बाद के 300 रुपये का वैल्यू है 225.39। तो हम लोग इसको तीनों को प्लस करते हैं, अगर 578.48 प्लस 90.91, हम लोग आज ये तीनों को प्लस करने से हम लोग का आ जाएगा 894.78। तो देखो, हम लोग आज का डेट में हम लोग का कैश आउटफ्लो 500 रुपया हो रहा है, और आज का ही डेट में हम लोग को कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, 894.78। तो हम लोग को ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। ऑब्वियसली करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को ये आज प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग का कैश इनफ्लो है वो ज़्यादा है कैश आउटफ्लो से। खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। तो इसको हम लोग एनपीवी भी बोलते हैं। कैसे? जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो ये जो आ रहा है कैश इनफ्लो 500, ये 100, 700 और 300, ये है कैश इनफ्लो। तो ये सब का प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हम लोग का हो जाता है एनपीवी। क्या हो जाता है हम लोग का? एनपीवी। एनपीवी बोलने से नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये देखो, हम आपको मजाक मजाक में एक टॉपिक पूरा खत्म कर दिया। आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक था वो एक बार में खत्म हो गया, मजाक मजाक में। तो यहाँ पर कितना हम लोग एनपीवी कितना आ जाएगा, 894.78 माइनस 500, 394.78। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े अपने। तो ये देखिए, चलिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका टेक्निक्स क्या होता है। ठीक है, तो दो तरीका का टेक्निक्स होता है, एक मॉडर्न होता है और एक ट्रेडिशनल होता है। अब मॉडर्न में भी 3 पार्ट है, एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा होता है पीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 3 तरीका होता है मॉडर्न में। अब ट्रेडिशनल में 2 ही तरीका होता है, एक होता है पेबैक पीरियड, दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखो, मॉडर्न में 3 तरीका होता है और ट्रेडिशनल में 2 तरीका होता है, करेक्ट? है ना? है ना? तो अब देखो, मॉडर्न और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है। अब मॉडर्न में जो भी तरीका है ना, उसमें हम लोग सब में टाइम वैल्यू को कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, क्या बोले हम? इसमें हम लोग टाइम वैल्यू को कंसिडरेशन में लेते हैं, और इसमें टाइम वैल्यू को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब नेट प्रेजेंट वैल्यू ये जो है, ये तो हम लोग का खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब हम आपको बता दिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हम आपको बता दिए टाइमिंग हम लोग का में कितना ज़रूरी है, वो हम आपको शुरू में बता ही दिए थे, और हम आपको एक एग्जांपल से बता भी दिए कि हम लोग एनपीवी कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आया कि हम लोग का कैश इनफ्लो अगर ज़्यादा है, हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से,
तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। हम लोग के पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा आ रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। और यही अगर हम लोग पास इनफ्लो कम आ रहा है तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो देखो अगर बेसिक सा फंडा क्या हो गया, अगर कैश इनफ्लो ज्यादा रहा आउटफ्लो से तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हो रहा है, तो जो हम लोग का एनपीवी आएगा ये 394.78 आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर कैश इनफ्लो ज्यादा है तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर कैश इनफ्लो कम है तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एनपीवी जब पॉजिटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहीं पर जब एनपीवी नेगेटिव है दैट इज लेस देन 0 है तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अब मेरे को बताइए कि एनपीवी जब इक्वल टू 0 है दैट इज 0, तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? बताइए बताइए। गुड, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग को 10% चाहिए था, हम लोग को 10% चाहिए था एग्जैक्ट, और ये 0 तब आएगा जब हम लोग को एग्जैक्ट 10% मिलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं। देखो अभी यहाँ पर जो हम लोग को मिल रहा है 394.78, ये 10% से ज्यादा मिल रहा है इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग को तो 10% ही चाहिए, तो ये जब एग्जैक्ट 0 आएगा ना, जब एनपीवी हम लोग को एग्जैक्ट 0 आएगा, मतलब हम लोग को जितना एग्जैक्ट चाहिए था, मतलब जैसे हम लोग को 10% चाहिए था तो हम लोग को पूरा एग्जैक्ट 10% मिला। जैसे जो हम लोग को 10% चाहिए था हम लोग को एग्जैक्ट 10% मिला, इसका मतलब ये होता है तो हम लोग को जितना चाहिए था उतना मिल गया तो हम लोग खुश, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? एनपीवी खत्म, एनपीवी का खेला खत्म। ठीक है, देखो अब एक इलस्ट्रेशन है, आप लोग ऐसी आप लोग मैट का ही है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखो ये देखो क्या लिखा है कि ए बी सी एंड एस के को इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ मशीनरी। ये टू मशीनरी खरीदना चाह रहा है। टू मशीनरी एक्स एंड वाई आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग ₹50,000। दोनों का जो आज का डेट में ईयर 0 में, क्या ईयर 0 में कैश आउटफ्लो है वो है ₹50,000, और सैलवेज वैल्यू कितना है, मशीनरी एक्स का है 3000 और मशीनरी वाई का है 2000। यहाँ लिखा हुआ है कि सैलवेज एस्टिमेटेड 3000 एंड 2000। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। क्या बोला है कि देखो अब बोला है हम लोग प्रोजेक्ट एक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, मशीन एक्स के बारे में। ठीक है, तो ईयर 0 में कैश आउटफ्लो कितना है, ईयर 0 में 50,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ईयर 1 में हम लोग का कैश इनफ्लो 15,000 है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ईयर 1 में कैश इनफ्लो कितना है, 15,000। ईयर 2 में 20,000, 25,000, 15,000 और 10,000, प्लस प्लस क्या, सैलवेज वैल्यू। ईयर 5 में हम लोग को बोला है ना आखिरी में हम लोग को 3,000 मिलेगा, तो यहाँ 10,000 प्लस 3,000, तो टोटल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 13,000। तो लास्ट ईयर में हम लोग का कितना कैश फ्लो होगा, 13,000 होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा है? इतना डिटेल हम लोग को दे रखा है, हम लोग को बोल रहा है प्रोजेक्ट एक्स के लिए इतना डिटेल आप ले लीजिए। अब आप मेरे को बताइए कि प्रोजेक्ट एक्स का क्या करना है, आप बताइए। यहाँ हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे एनपीवी वाला। कौन सा? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और डिस्काउंट रेट हम लोग को दे रखा है 10%, हम लोग का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये अलग अलग वैल्यू दे रखा है, ये कंपेरेबल है क्या? नहीं है, हम लोग पढ़ के आए कंपेरेबल नहीं है, तो इसको हम लोग कंपेरेबल बनाएंगे। कैसे? हम लोग सबको अब ये जितना भी डेटा दिया हुआ है इसको सबको हम लोग ईयर 0 में लेके आएंगे। क्या चीज में लेके आएंगे? ईयर 0। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग लगाएंगे @10%। तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा। फिर चलो निकालते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 का कितना होता है, 1.1 डिवाइड इज इक्वल टू 0.10
9091, फिर एक और बार इक्वल टू 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया आज का, ये हो गया 50,000 का 50,000। अब ये 0.9091 इंटू 15,000, ये हो गया 13,636.5, 0.8264 इंटू 20,000, 16,528, 7513 इंटू 25,000, ये हो गया 18,782.5, 0.6830 इंटू 15,000, 10,245.6209 इंटू 13,000, ये हो गया 8,071.7। तो अब ये टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया, 10245 प्लस 18782.5 प्लस 16528 प्लस 13636.5, ये हो गया 67,263.7। तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो है हम लोग, आउटफ्लो, इनफ्लो है हम लोग का 67,263.7 और आउटफ्लो है हम लोग का 50,000। तो एनपीवी कितना आ गया, एनपीवी हम लोग आ गया 17,263.7। समझ में आया, इतना इजी सा सम था, समझ में आया, एकदम बच्चा वाला सम था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम लोग आगे बढ़े, तो वैसे ही आप सॉरी, जैसे हम लोग x का निकाले, सेम टू सेम आप y का भी निकाल लीजिए, सेम टू सेम आप y का भी निकाल लीजिए, और जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा हम लोग वो वाला चीज एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, जितना ज्यादा एनपीवी उतना ज्यादा मुनाफा। समझ में आया है ना, ठीक है। तो हम लोग का एनपीवी, हम लोग का एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। हम लोग क्या सीखे कि मॉडर्न टेक्निक जो है, मॉडर्न टेक्निक जो है उसमें हम लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल होता है, और ट्रेडिशनल में हम लोग का टाइम वैल्यू का रोल नहीं होता है, जिसमें से भी हम लोग एनपीवी खत्म कर लिए आज का क्लास में, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी क्लास के बाद, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड, ठीक है। तो चलो, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।